दूसरा वाला क्या बोला, पहला तो आ गया। द्विइंद्रियादयस त्रसाः, द्विइंद्रियादयस त्रसाः। जहाँ भी ज़्यादातर ये आधा स है, आधा स होता है विसर्ग, ज़्यादातर मतलब जहाँ कोई शब्द में अर्थ उसमें नहीं जुड़ रहा है, विसर्ग का संधि होती है जब आधा स बन जाता है, तो हमको बोलते समय उस आधा स को पहले वाले पार्ट के साथ बोलना है, तो वो दूसरे वाले शब्द का अर्थ सही निकलेगा। वरना द्विइंद्रियादय और इस्त्राहा कोई शब्द का अर्थ ही नहीं बनेगा। वक्तामर में बहुत जगह है, बहुत जगह है। वक्तामर में तो इतनी जगह है, ये आधा स वाली चीज़ें कि ऐसे हैं बहुत सारे श्लोकों में। तो एक बार ये समझ में, इसीलिए शब्दों के अर्थ पता होते हैं तो हमको सही पढ़ना आता है, क्योंकि हमको पता रहेगा इस जगह ये शब्द है। अब हमें शब्द ही नहीं पता क्या है तो हमें तो अक्षर पढ़ने हैं, और कोई सा भी अक्षर किसी के भी आगे पीछे जोड़ देंगे, फिर उसका भाव नहीं बनेगा। मैं पढ़ दूं, एक बार सही पढ़ दूं। बोलिए। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा द्विइंद्रियादयस् त्रसाः। कल यहाँ अपनी बात हो गई थी कि स्थावर किसे कहते हैं और त्रस, संसार जीव के भेद प्रभेदों की बात चल रही थी। जीव कितने प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। उसमें से संसारी जीवों के भेद की बात चल रही थी। संसारी जीव भी कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से, मन सहित और मन रहित, अथवा दूसरी तरह से करें तो त्रस और स्थावर। तो अब सबसे पहले बता रहे हैं कि स्थावर किसे कहते हैं और त्रस किसे कहते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये स्थावर हैं, लेकिन ये तो कॉमन रूप से कहा है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। उनके अभी भेद प्रभेद नीचे टीका में बताए हैं। त्रस किसे कहते हैं, दो इंद्रिय से आगे के लेके जीव वो सारे, हाँ, तो 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव वो त्रस कहलाते हैं। अब ये जो एक इंद्रिय बताए स्थावर, पृथ्वी, कौन कौन से स्थावर, वनस्पति का है, ये 5 प्रकार के हैं। ये पांचों प्रकार के स्थावर 4-4 टाइप के हैं। हाँ, पांचों प्रकार के स्थावर 4 टाइप के हैं। कल हमने पढ़ा था, हाँ, इसमें नीचे लिखा है। जैसे हमने चार्ट बनाया, ऊपर जीव के 2 भेद कर दिए, संसारी और मुक्त। फिर संसारी जीवों के 2 भेद कर दिए, त्रस और स्थावर। फिर स्थावर जीवों के 5 भेद कर दिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। फिर अब पृथ्वी के 4 भेद करेंगे। कौन कौन से 4 भेद करेंगे, बोलिए आशा। बहुत बढ़िया। पृथ्वी जीव और पृथ्वी काय रह गया, पृथ्वी काय ऐसे जल पे बनाइए, जल पे जल काय और जल काय। अग्नि पे बनाइए, अग्नि काय और अग्नि जीव। वनस्पति काय वनस्पति जीव। बोले पृथ्वी काय। वायु बोले वायु काय, वायु कायिक और वायु जीव। वायु जी। ये ऐसे पांचों प्रकार के स्थावर 4-4 टाइप के हैं। पृथ्वी किसे कहेंगे, आप आए थे कल, हाँ बोलिए। जो सामान्य धरती, इसको सामान्य रूप से जो पृथ्वी है, इन तीनों को कॉमन रूप से भी पृथ्वी शॉर्ट में बोल देते हैं, नहीं तो सामान्य रूप से जो अचेतन है, वास्तव में बहुत दिन हो गए जिसमें से जीव निकले हुए बहुत टाइम हो गया, उसको भी सामान्य रूप से पृथ्वी कह देते हैं। पृथ्वी काय किसे कहेंगे, आप आए थे ना कल। पृथ्वी काय किसे कहते हैं, पृथ्वी काय जीव रहित बोले, जिसमें जीव निकल गया होगा। हाँ, जिस पृथ्वी में से जीव निकल गया है, लेकिन अभी कुछ ही समय हुआ है, जीव निकल गया है, अभी जीव निकला है। हाँ, जैसे पहाड़ में से पत्थर निकल आया अभी, तो वो क्या कहलाएगा, पृथ्वी काय मतलब है जीव नहीं है उसमें। और पृथ्वी कायिक, जीव सहित जो पृथ्वी है, जिसमें पृथ्वी कायिक जीव है, जो अभी समुद्र पहाड़ से जुड़ा हुआ है। हाँ, जो पहाड़ है अभी, वो पहाड़ है वो पृथ्वी कायिक। और कोई पत्थर निकल गया उसमें से, अब उसमें से जीव निकल गया, तो कहलाएगा पृथ्वी काय। और पृथ्वी जीव किसे कहेंगे, पृथ्वी जीव,
जो निर्जीव नहीं। जीव अपने से जो जीव निकल के पृथ्वी में जा रहा है। हाँ बोले बुआ। जो जीव निकल के और उस जीव में दूसरे जीव किस में जा रहा है? किस पृथ्वी में जा रहा है, पृथ्वी जीव का तो पृथ्वी हाँ में। कौन सा? पृथ्वी निकल के पृथ्वी में जा रही है? जो जीव मर के दूसरा ग्रह हाँ में कोई जाता सा है। भी जीव, कोई सा भी जीव, कोई सी भी कहीं से भी मर के और अब पृथ्वी काय में जन्म लेने वाला है, पृथ्वी में को शरीर बनाने वाला है, वो जो विग्रह गति में जो जीव है उसे कहेंगे पृथ्वी जीव। पृथ्वी जीव समझ में आया? पृथ्वी जीव, उसमें जन्म लेने वाला वो हाँ पृथ्वी में जो जन्म लेने वाला है वो पृथ्वी जीव। बस इतना सा शॉर्ट में समझ लीजिए। जो वायु में जन्म लेने वाला है वो वायु जीव। ये ऐसे 4 टाइप के कल बताए हमने पढ़ लिए थे। ऐसे साधारण जल, साधारण अग्नि, साधारण वायु नाम है, हाँ। वो पहला है। हाँ वो केवल वायु पृथ्वी। हाँ हाँ वो पहला हो गया। हाँ हाँ जो वायु, बातें मत करिए। हाँ जो अपन जैसे वायु बोलेंगे, हाँ। तो जो आवाज जो हमको दिखती नहीं है, मुझे जो महसूस होती है वो वायु। फिर हाँ। उसमें वायु काय और वायु जीव, हाँ ऐसे है। ऐसे चारों चीज इसमें भी यही लागू है। हाँ सब में में लागू। भी और हाँ वनस्पति में भी और सब में। लेकिन हमें पृथ्वी में और जल में और थोड़ा बहुत समझ लीजिए वनस्पति में, इनमें समझना तो फिर भी आसान है। वायु में और अग्नि में थोड़ा हमें अग्नि काय कौन सा है और वायु काय कौन सा है वो हमें एकदम से डिफ्रेंशिएट करना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे वायु हमको पड़ी हुई दिखती नहीं ना कि ये निर्जीव वायु है, ये सजीव वायु है। ऐसा अग्नि में भी ऐसा ऐसी नज़र नहीं आती है, इसलिए। पर वनस्पति, पृथ्वी, जल, सूरज में पृथ्वी का एक जो विमान में है, विमान में है पृथ्वी का एक एकेंद्रीय जीव। सूरज, चांद, जितने भी ज्योतिष देव हैं, नक्षत्र, तारे, ग्रह, सबके जो विमान बने हुए हैं वो विमान तो है पृथ्वी का एक। वो जो उस पृथ्वी का एक जीव में वो जो विमान बना है ना, जैसे ये विमान है, समझ लो ये टेबल जैसे, ये जो मैटर है ये पृथ्वी का एक है ना। और इसमें जो वो प्रकाश आ रहा है, जो सूर्य का आताप आ रहा है, वो एक आतप नाम कर्म का उदय उस जीव में होता है। वो जो ये पृथ्वी का एक जीव है, उस जीव के कर्म का उदय है, नाम कर्म की एक प्रकृति है आतप, जो मूल में तो उसमें गर्मी नहीं देती, लेकिन बाहर में जो उसकी रोशनी, जो उसकी किरणें हैं वो गर्म होती हैं। आतप नाम कर्म का उदय क्या काम करता है कि मूल में वो गर्म नहीं होता है, लेकिन बाहर से उसकी जो प्रभा है वो गर्म होती है। सूरज अंदर से गर्म नहीं, हाँ सूरज में ही तो बता रही हूँ। सूरज का जो विमान है, हाँ उल्टा है। जैसे अपने घर में एसी है या फ्रिज है, तो अंदर से फ्रिज है कैसा है, ठंडा, लेकिन बाहर से मशीनरी, एसी के बाहर से निकलो तो कैसे भपका सा लगता है। एसी के एकदम पास से अगर गुजर जाए उसकी बॉडी बाहर से, और अंदर क्या देता है वो, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही वो उद्योत नाम कर्म का काम होता है कि अंदर तो है ठंडा, लेकिन बाहर से उसकी जो प्रभा है, वो जो फेंक रहा है ना किरणें, वो सब कैसी हैं, गरम। तो ये कर्म का उदय केवल एकमात्र 3 लोक में किस जीव के होता है कि जो सूर्य के विमान में पृथ्वी का एक एकेंद्रीय जीव है। सब एकेंद्रीय जीवों में ये कर्म का उदय नहीं होता, सब पृथ्वी का एक में भी नहीं होता। केवल सूर्य के विमान में जो पृथ्वी का एक जीव हैं, उनके इस आतप नाम कर्म का उदय होता है, जिसके कारण उनका शरीर मूल में तो ठंडा होता है। इसीलिए उस जो विमान में देव रहते हैं उनको गर्मी नहीं लगती। विमान में तो देव रहते हैं, सूर्य नाम का इंद्र रहता है वहाँ पर, और उसके देव रहते हैं साथ में। वहाँ भी एक इंद्रिय जीव ही है विमान में। वो विमान जीव है, खुद विमान जीव है पृथ्वी। कल बात हुई थी अपने असंख्यात जीव एक साथ रहते हैं, कभी भी स्थावर जीव अकेला एक नहीं होता, असंख्यात जीव एक साथ ही होते हैं। चंद्रमा में उद्योत नाम कर्म का उदय है, जो मूल में भी ठंडा है, बाहर भी ठंडा है, वो उद्योत नाम कर्म का उदय। तो ये सूर्य के विमान में जो पृथ्वी का एक केंद्रीय पृथ्वी का एक जीव है, उनके ये आतप नाम कर्म का उदय होता है। आतप, 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 हाँ सूर्य का विमान। देखिए ये बात ध्यान रखना है कि सूर्य का विमान वो अलग चीज है, सूर्य में रहने वाले देव, सूर्य नाम का इंद्र वो अलग चीज है। लिखे कैसे इसको
सूर्य के विमान में जो पृथ्वी कायिक जीव। पृथ्वी का एक जी हाँ, एक इंद्रिय जीव। कायिक हाँ कायिक, ये है ना अपने कायिक, अभी अपन ने इसमें देखा ना क्या लिखा आप लोगों ने, सब अलग अलग लिखे हैं। होता है उसके, हाँ पृथ्वी कायिक, उसके आतप नाम कर्म का उदय होता है। हाँ अभी अपने आएगा ये आगे भी, 8वें में 5वें अध्याय में भी आएगी ये बातें और उदय होता है। ये अपने 5वें अध्याय में ये बात आएगी और फिर 8वें में भी आएगी। देखते हैं किसको याद रहती है तब तक, यही वाली बात आएगी। हाँ आतप नाम कर्म की भी लिख लीजिए। आतप नाम कर्म किसे कहते हैं? रहने दीजिए, मत लिखिए, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। मेरे को ये पूरा भी करना है। पेज नंबर 110, तीसरा पैरा। यह जान लेने का लाभ यह है कि असल में सजीव वनस्पति तो वनस्पति कायिक ही है, अतः अहिंसा व्रत की, ये तो हो गया था ना कल पूरा ही। हाँ ये तो पूरा ही हो गया था। हाँ अपने को 15वां सूत्र पढ़ना है। चंद्रमा में उद्योग नाम का। हाँ त्रस जीवों की परिभाषा, 5 इंद्रियां और उनके भेद प्रभेद 111 पेज पे। त्रस जीवों की परिभाषा में 2 इंद्रिय आदि जीवों को त्रस कहा। तो ये प्रश्न उठता है कि 2 इंद्रिय आदि, कल बात की थी अपन ने, 2 इंद्रिय आदि त्रस हैं, तो 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले, 6 इंद्रिय वाले, 7 इंद्रिय वाले। तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, 5 ही होती है इंद्रियां, आगे मत बढ़ो। तो यहाँ पूछ रहे हैं इंद्रियां कितनी होती हैं, उनका स्वरूप क्या है। उक्त प्रश्नों का उत्तर आगामी सूत्रों में दिया जा रहा है। तो 111 पेज पे 15 नंबर का सूत्र है। पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां कितनी होती हैं। अब आपको पूछा जाए तो आप सूत्र में आंसर दे सकते हैं। पंचेंद्रियाणी, बोलिए पंचेंद्रियाणी। इंद्रियां 5 होती हैं, सबको आती हैं, 5 होती हैं। अब वो 5 इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? द्विविधानी, द्विविधानी। 5 इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। पहले तो इंद्रियां 5 होती हैं, फिर हर इंद्री 2 प्रकार की होती है। कौन से 2 प्रकार होती हैं? वो सीधे उन प्रकारों के भेद बता रहे हैं, प्रकारों के नाम अलग से नहीं बता रहे। प्रकारों के नाम क्या है? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। 5 प्रकार की इंद्रियां लिखिए, फिर उसके नीचे 5 भेद। कौन कौन सी होती है 5 इंद्रियां? चक्षु नहीं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु। हाँ सबसे पहली चक्षु नहीं होती, सबसे पहले चक्षु होगी तो पेड़ पौधों की चक्षु होगी स्पर्शन से। अब ये 5 हो गई। फिर स्पर्शन के नीचे 2 भेद, रसना के नीचे 2 भेद, घ्राण के नीचे 2 भेद। फिर सारी 5 इंद्रियां 2-2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक द्रव्येंद्रिय और एक भावेंद्रिय। ठीक है। अब यहाँ द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं वो बता रहे हैं। निर्वृत्त्युपकरणे, देखिए शब्द है निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति और उपकरण, निर्वृत्ति निर्वृत्ति और उपकरण। पैर पे वो ऐसे करेंगे, तय पे भी है ना, पैर को ऐसे। नहीं ये जब भी था ना, निर्वृत्ति और उपकरण, ये 2 शब्द हैं। तो इसमें भी ई है और ये ऊ है। ये जहाँ भी ई वाली और ये ऐसे होती है उनकी संधियाँ होती है। तो क्या बन गया इसका? निर्वृत्ति। आधा तय हो गया, यहाँ पे आधा तय हो गया था ना इसका, तो मिटा दिया मैंने। यहाँ प्रतिव्यय कैसे बन गया था ना, प्रतिव्यय। तो ये भी आधा व्यय बन गया था, ऐसे यहाँ पे आधा तय बन गया है। निर्वृत्ति और इसका बन गया है यू, ई का बन गया य और ऊ का बन गया ऊ। निर्वृत्त्युपकरणे,
करने तो वो विभक्ति है, मात्रा की उसके लिए बना है कि निर्वृत्ति और उपकरण। समझ में आ रहा है? ये शब्द है निर्वृत्ति और उपकरण, तो इन दोनों की संधि बन के क्या बन गया? निर्वृत्त्युपकरण। और निर्वृत्त्युपकरणे वो उसका विभक्ति का शब्द है। निर्वृत्त्युपकरणे, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्। एक साथ नहीं बोल रहे आप लोग सब, कुछ लोग तो ऐसे लग रहा है मुझे चुप ही हैं। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्। ये द्रव्येन्द्रिय हो गई। आगे क्या है? भावेंद्रिय। लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्, लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्। अब यहाँ पे भी दो शब्द हैं, लब्धि और उपयोगो। यहाँ पे लब्धि और उ, यहाँ पे भी ई और उ, यहाँ पे भी ई आ रहा है, लब्धि ई की मात्रा आ रही है, और यहाँ पे उ, तो इसका भी क्या बन गया है? लब्ध्यु, आधा लब्ध्यु, ये आधा ध और यू बन रहा है, लब्ध्युपयोगो। लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्, सबको बोलना है। लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्। देखिए इंद्रियां 5 होती हैं, पांचों इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं, एक द्रव्येंद्रिय और एक भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? द्रव्येंद्रियां निर्वृत्ति और उपकरण रूप है, भावेंद्रियां लब्धि और उपयोग रूप हैं। अब ये निर्वृत्ति क्या है और उपकरण क्या है, यही यहाँ समझने की बात है, बाकी तो अपने को सब आता ही है। देखिए इंद्रियों के नाम तो आगे सूत्र द्वारा पृथक से बताए जाएंगे, आगे इंद्रियों के नाम का सूत्र भी आने वाला है, इंद्रियां कौन सी होती हैं। यहाँ तो बस इतना बताना इष्ट है कि इंद्रियां 5 ही होती हैं, कम ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ डाउट क्या हो रहा था कि वहाँ कह दिया था द्विइंद्रिया दयस्त्रसाहा, तो वो 2 इंद्रिय से लेके 10 बना दिया इंद्रियां, इसलिए कहा कि नहीं पंचेंद्रियाणी 5 ही होती हैं, इतना बताना है। वो नाम आगे बताएंगे। इंद्रियां किसे कहते हैं? इंद्रियां वाला पाठ आप लोगों ने बालबोध पाठमाला भाग 3 में पढ़ लिया है, सबको कॉपी में लिखा हुआ होगा ही। बोलो कौन सुना रहा है? इंद्रियां किसे कहते हैं? बोले आशा आंटी। शरीर की पहचान की विशेष शरीर के पहचान के चिन्ह जो होते हैं ना 4-5, उनको विशेष चिन्ह जिससे शरीर की पहचान होती है, वो शरीर की नहीं, जीव की। जीव की पहचान होती है। हाँ, शरीर के चिन्ह विशेष जो हमारे ज्ञान में सहायक होते हैं, वहाँ ये परिभाषा दी है। ये तो अभी आप यहाँ की देख के बोल रहे हो, आप तो कहते हो सब लिखा है, आप तो कहते हो सब लिखा है, अब बोलते हो यहाँ की देख के, वहाँ की तो बोल ही रहे। वहाँ ये है कि शरीर के चिन्ह विशेष जो जीव को आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक होते हैं, उसे इंद्रियां कहते हैं। चलिए देख लेना आप लोग, उसमें से पढ़ लेना। जैनेतर दर्शनों में वचन, हाथ, पैर, गुदा और लिंग को भी इंद्रिय कहा जाता है, परंतु ये कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां नहीं। चूँकि यहाँ ज्ञान का प्रकरण है, अतः यहाँ इंद्रियों के रूप में ज्ञानेंद्रियों को ही लिया है, कर्मेंद्रियों को नहीं। ये जो साइंस वगैरह में ये शरीर के जो और अंग होते हैं उनको भी इंद्रियां कहते हैं, उसका यहाँ अपने मैटर नहीं है। अपने तो ये जो स्पर्शन सेंस ऑर्गन्स जिसे साइंस में बोलते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स, उसकी ही यहाँ बात है। उक्त 5 इंद्रियां भी 2 प्रकार की होती हैं। ये वही 111 पेज पे चल रहा है नीचे, अब 112 पे टर्न लिया, लास्ट लाइन थी वो नीचे की, 112 पेज पे। तात्पर्य यह है कि इन द्रव्य और भाव के भेदों को 5 इंद्रियों पर घटित करना चाहिए। अभी हमने चार्ट जैसे बनाया ना एक, तो 2 चार्ट मतलब अभी वैसे बोल के कि 5 इंद्रियां लिखी, फिर 5 में द्रव्य स्पर्शन इंद्रिय, भाव स्पर्शन इंद्रिय, द्रव्य रसना इंद्रिय, भाव रसना इंद्रिय, द्रव्य घ्राण इंद्रिय, भाव घ्राण इंद्रिय, द्रव्य चक्षु इंद्रिय, भाव चक्षु इंद्रिय, और द्रव्य कर्ण इंद्रिय और भाव कर्ण, ऐसे 5 पे। ये यहाँ पे इन्होंने ऐसे कैसे ये पैराग्राफ में ये लिख के बताया। ये पैराग्राफ से नीचे आ जाइए।
इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना द्रव्येंद्रियां है। देखिए द्रव्येंद्रिय क्या है, वो आकार। द्रव्येंद्रिय को शॉर्ट में बोलेंगे तो आकार को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। लेकिन अब उसमें आकार दो चीज़ों का है, एक तो शरीर का इंद्रियाकार पुद्गल, एक तो शरीर का वो पुद्गल का आकार, और दूसरा आत्म प्रदेशों की भी वैसी रचना। यानी आकार को द्रव्येंद्रियां कहते हैं, ये हमने शॉर्ट में समझ लिया। लेकिन आकार किस किस का होगा कि जिस जगह वो द्रव्येंद्रिय है उस जगह उस शरीर में जो पुद्गल हैं उन पुद्गलों का भी आकार, और उसी जगह आत्मा के प्रदेश भी हैं तो उन आत्मा के प्रदेशों का भी आकार, दोनों के आकार को बोलते हैं द्रव्येंद्रियां। देखिए ये आँख है, आँख में अपने को आँख जल्दी समझ में आ जाती है, स्पर्शन तो पूरा शरीर ही है। आँख है तो ये जिस जगह अपनी आँख है उस जगह शरीर के परमाणु, पौद्गलिक परमाणु आँख के आकार में हैं, तब तो हम पहचानते ना ये हिस्सा आँख है। तो ये जो पुद्गल के परमाणु इस आकार रूप हैं, समझ लो वैसे आँख कहा जाता है वो जो रेटिना है अंदर जिसमें देखने की, तो बाकी तो सारा समझ लो डब्बा है, ये तो सब डब्बा है बाहर का। इसको अभी उपकरण, अभी लब्धि वो है ना निर्वृत्ति उपकरण, तो ये तो उपकरण है, ये बाहर का हिस्सा है। इसमें असली जो आँख होती है वो रेटिना कहा जाता है ना। तो वो आँख, उसका जो आकार है उसका आकार कहा जाता है, शास्त्रों में पांचों इंद्रियों के आकार आते हैं। तो आँख का आकार कहा जाता है मसूर की दाल के समान। मसूर की दाल ऐसी होती है ना, वो रेटिना ऐसा ही होता है। तो वो जो मसूर की दाल के आकार का ये जो शरीर का आकार है, पुद्गल का आकार, एक तो वो, और उसी जगह आत्मा के प्रदेश भी तो उस गोल आकार में होंगे कि नहीं होंगे? आत्मा भी तो है ना शरीर में, तो आत्मा भी उसी आकार में, उसी रूप, जैसे ये कान इस शेप में है तो आत्मा के प्रदेश भी तो इसी शेप में यूं यूं घूमे घूमे ऐसे ही तो होंगे ना। तो ये जो कान का आकार है बाहर में, ये तो कहलाएगा, ये एक तो नहीं उपकरण, वो तो अभी है, अभी अपन द्रव्येंद्रिय की पढ़ रहे हैं। हाँ, ये तो पुद्गल का आकार, और इसी जगह अंदर आत्मा है उसका भी आकार, ये दोनों का आकार कहलाता है द्रव्येंद्रिय। इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना उस इंद्रिय के आकार। इंद्रियाकार मतलब जो इंद्रिय की बात चल रही है, स्पर्शन इंद्रिय, तो ये स्पर्शन इंद्रिय का आकार पूरा शरीर है, तो ये पूरे शरीर का आकार, और इसी आकार में आत्मा के प्रदेशों का आकार, ये कहलाता है द्रव्येंद्रिय। नाक है, ये नाक का आकार, और ऐसे कैसे आत्मा के प्रदेशों का आकार, ये कहलाएगा द्रव्येंद्रिय। यानी आकार को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। लेकिन आकार किसका? शरीर का भी आकार, पुद्गल का भी आकार, और आत्मा के प्रदेशों का भी आकार। तो परिभाषा ये याद करनी है अपने को, इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना वो द्रव्येंद्रिय है। हाँ, ये किताब में लिखी हुई है, समझ में आ गई ना अब ये परिभाषा? इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना द्रव्येंद्रिय है। अब भावेंद्रिय किसे कहते हैं? तथा शयोपशम विशेष से होने वाला आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप परिणाम वो भावेंद्रिय है। शयोपशम विशेष भाव, देखो द्रव्येंद्रिय कहा आकार को, और भावेंद्रिय कहेंगे वो आत्मा के ज्ञान को। द्रव्येंद्रिय में तो आकार है, उस आकार में दो चीजें हैं, पुद्गल का शरीर का आकार और आत्मा के प्रदेशों का, उसमें तो दोनों हैं। लेकिन जो भावेंद्रिय है, भावेंद्रिय में केवल आत्मा का ज्ञान, शयोपशम विशेष से होने वाला आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप परिणाम। अब शयोपशम विशेष समझाने की जरूरत है आप लोगों को? नहीं, कर्मों का। हाँ, तो ये जो शयोपशम से जो ज्ञान होगा उसे हम शॉर्ट में कौन सा ज्ञान कहेंगे? शयोपशमिक ज्ञान। शयोपशमिक ज्ञान, ये जो ज्ञान अभी कौन से होते हैं शयोपशमिक ज्ञान? शयोपशमिक ज्ञान कौन सा है? कौन सा है ज्ञान? अज्ञान तो आप भेद बता रहे हो शैक्षणिक भाव के, तो शैक्षणिक ज्ञान कौन सा है? ज्ञान बोला ना अभी आपने। हाँ, तो कौन कौन से हैं शैक्षणिक ज्ञान? और केवल नहीं, बस मति श्रुत अवधि और मन पर है, और वो तो ज्ञान है। और अपन अभी ज्ञान या कॉमन सामान्य शब्द लिया है तो उसमें 3 कुज्ञान भी आ जाएंगे, कुमति, कुश्रुत, और ये सब हमारे शयोपशमिक ज्ञान कहलाएंगे।
यद्यपि कुज्ञान है, लेकिन ज्ञान शब्द में उनको भी, जैसे ज्ञानोपयोग में उनको लिया ना, तो ज्ञान शब्द में उनको भी यहाँ इंक्लूड कर लेना है। तो शयोपशम विशेष से होने वाला आत्मा का ज्ञान दर्शन, दर्शन कौन से है? शैवक्षमिक दर्शन। शयोपशमिक दर्शन कौन से हैं? अभी अभी पढ़े हैं, अभी तो हमने चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि, ये तीनों कहलाएंगे शयोपशमिक दर्शन। और मति शुद्ध अवधि मने पर है, और कुमति कुशुद्ध कुअवधि, ये ज्ञान और अज्ञान कहलाएंगे शयोपशमिक ज्ञान। तो ये हमारे शयोपशम विशेष से, हमारे शयोपशमिक कर्म के शयोपशम से ये जो हमारे शयोपशमिक भाव हुए हैं ज्ञान और दर्शन रूप, ये है भावेंद्रियां। द्रव्येंद्रियां हैं वो तो आकार रूप है, शरीर का आकार या आत्मा के प्रदेशों का आकार, लेकिन जो भावेंद्रियां हैं वो प्योर रूप से आत्मा के ज्ञान दर्शन की पर्याय है। भावेंद्रियां हैं उसमें पुद्गल का कोई संबंध नहीं है। भावेंद्रियां वो हमारे ही ज्ञान गुण की अवस्था है कि हमको जितना ज्ञान प्रकट है उतनी हमारी भावेंद्रियां। देखो द्रव्येंद्रियां सबकी एक सी हैं, सबके पास आँख कान नाक सबके पास है, लेकिन सबकी आँख में पावर एक सी है क्या? सबकी आँख की देखने की शक्ति अलग अलग है, किसी को चश्मे से दिख रहा है, किसी को बिना चश्मे के दिख रहा है, और चश्मे भी वाले जो हैं सबके चश्मों के नंबर अलग अलग हैं। तो ये जो है पावर आँख की देखने की, जो ये ताकत है, ये ताकत है भावेंद्रिय। ये द्रव्येंद्रिय तो सबकी एक सी है भाई, आँख है वैसी रचना सबके पास है, ये है द्रव्येंद्रिय। लेकिन असली काम किससे होना है? द्रव्येंद्रिय से असली काम नहीं हो रहा है, भावेंद्रिय से असली काम हो रहा है। ये जो हमारा शयोपशम ज्ञान है कि उसमें जो ज्ञान दर्शन की हमारी जो शक्ति है वो कहलाती है भावेंद्रिय। तो शयोपशम विशेष से होने वाला आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप परिणाम, मतलब हमारे जानने देखने की वर्तमान की योग्यता, अपने शब्दों में लिख सकते हैं इसको समझने के लिए कि वर्तमान में हमारे जानने देखने की जो योग्यता है, अभी जितना हमारा ज्ञान का उघाड़ है, जितना हमारा ज्ञान अभी खिला हुआ है, वो कहलाएगा हमारा भावेंद्रिय। वर्तमान में देखने जानने की योग्यता। ये भावेंद्रिय है। आपको इसका अब कल तो सैटरडे, मंडे को पूजा अभी तो अभी लेंगी नहीं, 25 तारीख तक क्लास, तो मंडे को मैं मैसेज कर दूंगी क्लास होगी तो, जैसे भी होगा। तो आपको ये चार्ट बना के लाना है सबको, और कॉपी ढंग से मेंटेन करनी है। ऐसे मुझे है ना, बता रही हूँ, ऐसा नहीं एक काम इस कॉपी में, एक काम उस कॉपी में, फिर ये दूसरी कॉपी में था, और वो पन्ने पन्ने में मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगता, फिर जिनवाणी की अभिनय होती है उसमें, मुझे उससे इरिटेशन होती है। आप अगर पन्नों पन्नों में मुझे करके दिखाते हो ना, तो कोई बात नहीं ना, आप अपनी कॉपी में आप जैसा लिखो वैसा लिखो ना, आपकी कॉपी, उसमें कोई हम कोई मुख्यमंत्री को थोड़ा ना दिखा के आ रहे हैं आपकी कॉपी, आप अपनी कॉपी में लिखो। करती मतलब वो शयोपशम तो रहता है, लेकिन काम देखने का काम नहीं कर सकती। लेकिन देखने का काम कैसे करेगी? वो ज्ञान की शक्ति, उसमें दोनों बातें हैं कि वो अपन जिसे कहते हैं ना कि उसका सिक्स सेंस जागृत हो जाता है, वो एक्स्ट्रा नॉलेज अपने को लगता है। तो शयोपशम तो क्योंकि उतना है, लेकिन देखने का काम नहीं कर सकती ना। जिसका उपकरण खराब है वो कैसे देखेगा, वो कलर्स कैसे देख पाएगा? और भले वो एक्स्ट्रा, वो आभास से वो दूसरा कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कलर्स तो नहीं पहचान पाएगा ना। जो आँख का काम है वर्ण देखना, आँख का काम यही है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण में से वर्ण को देखना, वो थोड़ी ना कर पाएगा। हाँ वही मैं बता रही हूँ, मैं तो आँख का काम बता रही हूँ आपको। तो आँख का काम बिना उपकरण, ये दोनों निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसमें उपकरण भी। जैसे कि ये पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस हो गया पाँव में, तो क्या होता है? कौन? हाँ, तो वो पुराने याद किए हुए होते हैं, और वो कलर, लेकिन ऐसे नहीं पहचान पाएंगे ना। अभी आपने कौन से कलर की साड़ी पहनी है, ये तो नहीं देख पाएंगे ना वो।
आपको आवाज से, कदमों की आहट से, उससे आप पहचान जाएंगे ये हैं। वो ज्ञान अलग है, वो तो शिवोपम पंचेंद्रिय है ना। देखिए मैं क्या बता रही थी कि पैरालिसिस हो गया, ये हाथ में पैरालिसिस हो गया, तो ये क्या हुआ कि क्या होता है उसमें पैरालिसिस में क्या हुआ, मतलब क्या, आत्म प्रदेश निकल गए यहाँ से। अब फिर सारे बोलते हो, अब तो मुझे कुछ एक का भी नहीं समझ आ रहा। ज्ञान खत्म हो गया, हाँ ये पकड़ लिया आपने। ज्ञान तो उतना ही है, आत्मा के प्रदेश भी है, आत्मा के प्रदेशों में ज्ञान भी है, क्योंकि ज्ञान आत्मा में सर्वत्र है। ऐसा नहीं इस जगह ज्ञान है, इस जगह ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आत्मा में ज्ञान हर प्रदेश में है, और आत्मा के प्रदेश रोटेट होते रहते हैं। ऐसे भी नहीं कि इस जगह जो प्रदेश आ गए वो 80 साल तक इसी रहेंगे, वो रोटेट भी होते रहते हैं। तो इसलिए आत्मा में ज्ञान तो उतना ही है, लेकिन ये जो उपकरण था ना स्पर्शन इंद्रिय का, ये इधर का उपकरण, ये उपकरण में फॉल्ट हो गई, तो वो उपकरण काम नहीं कर रहा है। भाव इंद्रिय में कोई कमी नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर से उपकरण में इंटरनल खराबी आ गई, समझ लो। जैसे आंखों में जो अंधा व्यक्ति है, आंखें बाहर से बनी हुई अच्छी दिखती हैं, लेकिन दिख नहीं रहा। कान तो सबके होते हैं दिखे हुए, और सुनाई देना बंद हो गया। भावेंद्रिय का शिवोपम तो है, अभी द्रव्येंद्रिय में फॉल्ट हो गई ना, जो पैरालिसिस वाली स्थिति की अपन ने बात की। आप एक द्रव्येंद्रिय आपने दो चीज बताई कि आत्मा के प्रदेश और उपकरण, तो दोनों मौजूद है, मौजूद हैं, लेकिन उसमें कुछ मौजूद तो हैं, शरीर का आकार भी है, आत्मा के प्रदेश भी हैं, लेकिन वो कुछ बिगड़ गया उसमें, जो उसमें दोनों के होने पर भी जो जिससे वो महसूस करता है, वो उस उपकरण में कुछ ना कुछ गड़बड़ है अंदर। हाँ, वो कोई कर्म के उदय इस तरह के हैं। भावेंद्रिय तो क्योंकि वो एक इंद्रिय कम थोड़ी ना हो जाएगी, भावेंद्रिय में कमी हो तो केवल इस हाथ में पैरालिसिस आया है तो इस हाथ में स्पर्शन का ज्ञान नहीं होता, इस हाथ में तो होता है। इस हाथ में छूने पे कुछ पता नहीं चलेगा, आप कुछ भी करो, लेकिन ये आपके शरीर में, हाँ, तो वो द्रव्येंद्रिय में और उपकरण में, वो भी अभी द्रव्येंद्रिय दो प्रकार की, निर्वृत्ति और उपकरण। तो वो जो आप कह रहे हो आकार रचना, वो है निर्वृत्ति, और ये बाहरी चीज होती है, ये होता है उपकरण। अभी आगे अपन और भेद पढ़ रहे हैं, तो उसका ये इसमें द्रव्येंद्रिय के उपकरण में खराबी है। देखिए ये अपन ने ये सूत्र पढ़ा था, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। द्रव्येंद्रियां दो प्रकार की है, निर्वृत्ति और उपकरण। ऐसे करते हैं कि इसको यहीं छोड़ते हैं, अभी आपसे सूत्र बुलवा लेती हूँ क्योंकि ये पूरा नहीं हो पाएगा, टाइम हो गया अभी। हाँ, मैं वो बता रही थी आपको। एक तो जीव का भेद प्रभेद, जीव फिर दो प्रकार के, अभी जो बताया था ना मैंने, फिर संसारी जीव दो प्रकार के, फिर उसमें पृथ्वी का एक, ये सारे ऐसे। क्यों कॉपी में ऐसे आड़ा करके बना लीजिए ना, ऐसे 2 पेज लेके, क्योंकि उसमें अभी त्रस जीवों के भी आएंगे, उसमें जगह छोड़ के रखना आप, फिर अपन त्रस पढ़ेंगे तब त्रस के भी उसी में लिख लेंगे। ऐसे बीच का ऐसा, हाँ, ऐसे चौड़े में बना लेना तो बन जाएगा, उसमें क्या है। शॉर्ट में लिख देना, पूरे शब्द नहीं लिख के, एक ऐसे करके शॉर्ट में लिख देना। इसी तरह से इसका इंद्रिय के कितने भेद, 5, पहले 5 भेद, फिर पांचों के 2 भेद, फिर हर के यहाँ निवृत्ति, उपकरण, लब्धि, उपयोग, द्रव्येंद्रिय की निवृत्ति, उपकरण, भावेंद्रिय की लब्धि और उपयोग। इस तरह से इसमें भेद आपको, हाँ, आप खुद लिखोगे ना, आप लिखना रानी आंटी को कंपलसरी है, लिखोगे तो आपको आ जाएगा, लिखोगे ना अपने हाथ से, एक बार खुद लिखना, फिर इनको किसी को भी दिखा लेना। आपको लगता है ना पेंसिल से लिख लेना, पेंसिल से लिख लेना तो उसको ठीक कर लेना। आपको घबराहट होती है मेरा गलत हो जाएगा, तो एक बार आप लिखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, पहली बार में सही हो जाएगा तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे मैं कर सकती हूँ, मुझे याद रहता है, ऐसा। चलिए आप लोग सूत्र बोल लीजिए। हाँ, बोलिए, सूत्र बोलिए। एक सूत्र ही बोलिए, टाइम हो गया।